हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था जो है लॉ ऑफ मोशन अर्थात गति का नियम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो न्यूटन के प्रथम नियम है वो क्या होता है, द्वितीय नियम होता है वो क्या होता है, और तृतीय नियम होता है वो क्या होता है। तो इस वीडियो में हम तीनों नियमों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और वीडियो के एंड तक आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं जो है लॉ ऑफ मोशन, या इसे हम क्या कहते हैं, गति का नियम भी कहते हैं। तो इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आज हमें पढ़ना है न्यूटन का नियम। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है न्यूटन का नियम। तो हमें न्यूटन के याद रखेंगे, न्यूटन के कितने नियम होते हैं, न्यूटन के 3 नियम होते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं नियम क्या है। तो सबसे पहले नियम की बात करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम। तो भैया न्यूटन का प्रथम नियम है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो याद रखेंगे न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में ये बताया, उन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ है या कोई भी वस्तु है या कोई भी पिंड है वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है, और कोई पिंड क्या है, गतिमान अवस्था में है तो वो सदैव गतिमान अवस्था में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल का मतलब बाहर से कोई फोर्स या कोई बल ना लगाया जाए, तब तक वो ऐसे ही रहना चाहता है। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है, स्टेबल है, तो सदैव क्या रहना चाहता है, स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है। और कोई भी वस्तु यदि गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो हम इस नियम को क्या कहेंगे, तो हम नियम में यही कहेंगे, इसका न्यूटन का प्रथम नियम हम क्या कहेंगे कि न्यूटन के प्रथम नियमों के अनुसार यदि कोई पिंड गतिमान अवस्था में है, गतिमान है तो वो सदैव गतिमान अवस्था में रहना चाहता है, और यदि कोई वस्तु स्थिर में है तो वो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, समझ में आया क्या कहा जा रहा है। एग्जाम्पल जब दिया जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, परंतु पहले इसको नियम को आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नियम को शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं पहले बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे कि न्यूटन के प्रथम नियमों के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो सदैव गतिमान अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो मैंने सीक्वेंस में आपको बता दिया इस नियम को, अब मैं लिखवा दे रहा हूँ शॉर्ट में, तो आप इसको भी देखकर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्या कहा, मतलब हम लिखेंगे इस नियमों के अनुसार, इस नियमों के अनुसार। तो भैया इस नियमों के अनुसार क्या बताया कि कोई भी पिंड है, या हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु है, वो अगर स्थिर अवस्था में है, स्थिर में है तो वो सदैव सदैव कैसा रहना चाहता है, सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। ठीक है, रहना चाहता है। और यदि कोई पिंड कैसा, गतिमान में है, ठीक है, गतिमान है तो वो सदैव सदैव कैसा रहना चाहता है, गतिमान अवस्था में रहना चाहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। कहा जा रहा है कि यदि कोई पिंड स्थिर अवस्था में है तो वो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, और यदि कोई पिंड गतिमान है तो वो सदैव गतिमान अवस्था में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और बाह्य बल क्या है भैया, बाह्य बल मतलब बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए तब तक कि क्या, वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। और हमने बताया था बल का डेफिनेशन, बल क्या है, एक प्रकार का बाह्य बल है। ठीक है, तो ये हमने बताया था। तो इसमें हम न्यूटन का प्रथम नियम आप समझ गए होंगे, यही कहा जा रहा है कि इस नियमों के अनुसार यदि कोई पिंड या यदि कोई वस्तु स्थिर में है तो वो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है
तो वो सदैव गतिमान अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे समझ गए होंगे। और इसका एग्जाम्पल हम दे दें तो एग्जाम्पल आप दैनिक जीवन में देखते ही होंगे। जैसे कह दिया जाए सबसे पहला कि यदि सबसे पहला हम कह दें यदि हम कार या बाइक या ट्रेन पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो ट्रेन ऐसे चलिए, मान लेते हैं आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो ट्रेन ऐसे चल रही है, ठीक है, और आप चुपचाप स्थिर अवस्था में बैठे हुए हैं। जब बैठे हुए हैं तो स्थिर में है ना, है तो स्थिर अवस्था में बैठे हुए हैं, तो वो जैसे ही अचानक गाड़ी रुकती है, ठीक है, जब ट्रेन रुकती है अचानक से, तो हम क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। तो भैया आगे की ओर क्यों झुके इस कारण कि हम चाहते थे, हमारा शरीर चाहता था कि हम स्थिर अवस्था में ही रहें, परंतु जब ट्रेन क्या होती, ट्रेन अपने गतिमान से स्थिर अवस्था में आई तो उसके कारण वो क्या हो गए, हम आगे की ओर झुक गए। तो ये इसका डिफिनेशन आप दे सकते हैं। या दूसरा आप दे सकते हैं कि कोई भी बाइक पे आप बैठे हुए हैं, तो आप स्थिर अवस्था में ऐसे बैठे हुए हैं, परंतु बाइक को अचानक से चालू करते हैं तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, जबकि हमारा शरीर चाहता है कि हम स्थिर अवस्था में हैं तो सब स्थिर अवस्था में रहें, परंतु बाइक गतिमान होने के कारण वो स्थिर अवस्था में रहना चाहता है शरीर, इसके कारण वो क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो ये भी आप दे सकते हैं। या तीसरा एग्जांपल आप ये दे सकते हैं कि कंबल या कोई भी कंबल है, तो कंबल को हम क्या कहते हैं, डंडे से मारते हैं या छड़ी से मारते हैं, तो उसमें से धूल कण बाहर निकलते हैं, जो धूल होते हैं, धूल कण होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। तो भैया कैसे निकलते हैं, वो तो स्थिर अवस्था में रहते हैं, उसमें आराम से स्थिर अवस्था में चुपचाप आराम से उसमें रहते हैं, परंतु जब हम बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, उसको डंडे से मारते हैं, तो क्या होता है, वो धूल कण बाहर निकलता है और गतिमान हो जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु अगर स्थिर में, जब धूल कण उसमें थे स्थिर में, तो वो सदैव स्थिर में रहना चाहते थे, परंतु जब हमने फोर्स लगाया तो वो क्या होंगे, बाहर निकल आए। तो ये भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि क्या कंबल को छड़ी से पीटने पर क्या होते हैं, धूल कणों का बाहर निकलना, ये भी एग्जांपल हो सकता है। तो ये तीनों एग्जांपल को आप दे सकते हैं न्यूटन के प्रथम नियम पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम न्यूटन के द्वितीय नियम पे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद मिटा रहा हूं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे न्यूटन का द्वितीय नियम। ये तीनों एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब हम देखेंगे न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, तो भैया न्यूटन का द्वितीय नियम है क्या। ठीक है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से पहले हम बात करने से पहले याद रखेंगे हमें संवेग के बारे में जानना होगा। ठीक है, कि संवेग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ही आप न्यूटन का द्वितीय नियम समझ सकते हैं। तो संवेग हमें इससे पहले वीडियो जो बनाया था गति का जो नियम है, ये तो इसका दूसरा वीडियो है, परंतु जब पहले वीडियो में हमने इसकी सारी बेसिक बात की थी कि बल क्या होता है, गति क्या होता है, संवेग क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का नियम क्या होता है, जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं, तो बहुत सारे मतलब उसमें चर्चा किया गया है। तो अगर नहीं देखे हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है भौतिक विज्ञान आल वीडियो प्लेलिस्ट का, उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले जान लेते हैं कि संवेग है क्या एक बार और। संवेग, ठीक है, तो भैया संवेग कहते किसे हैं, तो संवेग का फॉर्मूला होता है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। याद रखेंगे ये संवेग का फॉर्मूला है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है, अर्थात इसे अगर सांकेतिक रूप में लिखें तो संवेग को हम p से प्रदर्शित करते हैं, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v हो जाएगा। ठीक है, m क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान है, और v क्या है, वेग है। ठीक है, तो हम संवेग का डिफिनेशन क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि किसी पिंड का द्रव्यमान तथा उस पिंड के वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग का डेफिनेशन समझे, क्या कहा जा रहा है, किसी पिंडों के द्रव्यमान, या हम कह सकते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसी वस्तु के वेग के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे संवेग को किसे, p से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा संवेग कहते किसे हैं। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे। ठीक है, संवेग किसे कहते हैं, तो इतना ही बस जानना था, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आवेग किसे कहते हैं। इसे याद रखेंगे, संवेग p इक्वल टू क्या होता है, m भी होता है, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो अब हम बात करते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम। तो इस नियमों के अनुसार हमें क्या बताया गया, तो इस नियम के अनुसार मैं लिख दे रहा हूं, इस नियमों के अनुसार अब हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया कि संवेग परिवर्तन के दर, समझिएगा संवेग
परिवर्तन के दर, ठीक है। संवेग परिवर्तन का दर क्या होता है, उस पिंड पर लगाए गए बल का समानुपाती होता है, ठीक है। ये हमें बताया गया इस नियम में। किन्होंने बताया, न्यूटन साहब ने बताया हमें क्या, कि संवेग मतलब किसी पिंडों के संवेग परिवर्तन के दर उस पिंड पर लगाए गए बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। कोई भी पिंड है ना, कोई भी पिंड है तो उसके संवेग में जो परिवर्तन में जो लगा समय होगा, दर मतलब समय, तो जो संवेग में परिवर्तन में लगा समय होगा वो उसी पिंड पर लगाए गए जितना बल होगा ना, उस बल के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब इक्वल होते हैं, ठीक है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, याद रखेंगे, हम यही न्यूटन का द्वितीय नियम कहेंगे कि न्यूटन के द्वितीय नियमों के अनुसार किसी पिंडों के संवेग में परिवर्तन के दर उस पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ये समानुपाती का चिन्ह है। तो ऐसे ही हम डिफिनेशन मतलब इसका क्या करेंगे, लॉ, इसके नियमों को हम बताएंगे। तो क्या बताएंगे, देखिए कभी भी नियम को रटिए नहीं, सिंपल वे में मैं कहूँ तो नियम को रटना नहीं है, यहाँ से समझकर नियमों को याद कर लेना है, जैसे हमने पहले नियम को याद किया है। तो ऐसे ही हम क्या कहेंगे कि न्यूटन के द्वितीय नियमों के अनुसार, या आप कह सकते हैं इस नियमों के अनुसार, किसी पिंडों के संवेग में परिवर्तन का दर उस पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी जब एग्जाम्पल दिया जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं सबसे पहले नियम को लिख दे रहा हूं। तो आप क्या लिखेंगे, इस नियमों के अनुसार किसी पिंडों पर या हम कह सकते हैं किसी पिंडों के संवेग में परिवर्तन के दर उसी पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, ठीक है। यही हमने बताया, मतलब इस न्यूटन का द्वितीय नियम में क्या बताया गया कि न्यूटन के द्वितीय नियमों के अनुसार किसी पिंडों के संवेग में परिवर्तन के दर उस पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, ये हमें बताया गया, ठीक है। अब इसी से हमें क्या मिलता है इसको हम देखते हैं। तो यदि हम इसे सांकेतिक रूप में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, F जो होगा वो समानुपाती होगा संवेग परिवर्तन के दर के। तो हम क्या, संवेग परिवर्तन का दर, संवेग मतलब संवेग क्या होता है, m भी होता है ना, ठीक है। तो संवेग परिवर्तन के दर मतलब इसमें लगे समय, समय को हम t से करते हैं ना, तो दर मतलब समय होता है। तो संवेग परिवर्तन के दर को ही हम क्या कहते हैं, हम मतलब संवेग परिवर्तन के दर को ही हम क्या कहते हैं, उस पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो संवेग परिवर्तन का दर हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एम भी माइनस एम यू भाई, क्या लिखेंगे, एम यू बाई टी लिखेंगे, डेल्टा टी लिखेंगे, ठीक है। ये हम लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है कि किसी पिंडों के संवेग परिवर्तन के दर उस पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, यही हमें कहा जा रहा है, ठीक है। तो मतलब इस ऊपर वाले के संकेतिक में इसे लिखा गया है, ठीक है। अब भैया यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि भैया इसे हम कैसे पढ़ लिए कि संवेग परिवर्तन के दर, तो याद रखेंगे m भी क्या है, ये m और ये v है, मतलब द्रव्यमान है और ये वेग है, ठीक है। और ये भी क्या है, द्रव्यमान और वेग है। परंतु यहाँ पे आप कहेंगे v है और यहाँ पे u है, तो भैया इसका मतलब है कि ये प्रारंभिक संवेग है और ये अंतिम संवेग है, और जब घटाया जाएगा तभी तो, इसीलिए ना कहा जा रहा है कि परिवर्तन के दर, और ये समय है तो समय को हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं। और जब माइनस किया जाएगा तो परिवर्तित होगा संवेग, बदलेगा संवेग, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये तो ऊपर वाला संवेग है और नीचे वाला क्या है, दर है, समय है। तो हम क्या कहेंगे कि इसी को हम क्या कहेंगे, इसी वाले टॉपिक को कहेंगे संवेग परिवर्तन के दर, संवेग परिवर्तन के दर, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, संवेग परिवर्तन का दर कहेंगे, ठीक है। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, तो इसे हम आगे सॉल्व करने पे क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मिलतेगा f इक्वल टू, अगर हम इक्वल टू का यहाँ पे चिन्ह लगाते हैं तो एक नियतांक आएगा k, और उसके बाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एम भी माइनस एम यू बाई डेल्टा टी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम m को कॉमन करें, इन दोनों में से हम m को कॉमन करें तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा जगह है कि नहीं,
देख लेते हैं, ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू, यहाँ से हम m को ऊपर वाले में से कॉमन कर दिए तो m निकल गया, तो क्या हो गया, v माइनस यू बाई टी बच गया, v माइनस यू बाई टी बच गया, ठीक है। तो मैं एक बार देख लूँ, ठीक है, और बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, प्रारंभिक क्या है, अंतिम वेग है, और ये क्या है, प्रारंभिक वेग है, और ये t है, समय है। तो भैया ये क्या है, ये मतलब वेग है ऊपर वाला, ये समय है। तो वेग परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, बताइए। वेग परिवर्तन के दर को हमने बताया था त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने किसमें बताया था, जब इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि त्वरण का डेफिनेशन क्या बताया था, कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो इतना को हम सूत्र में भी बताए थे। त्वरण का सूत्र हमने बताया था कि प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। तो ये क्या हो गया, ये त्वरण का इतना जो मान है, ये त्वरण का मान है। तो इसके जगह पे हम ए भी लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं के एम, इतने के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो के का मान है, के इक्वल टू, थोड़ा सा मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, जो के का मान है, जो नियतांक है, इसे हम एक मान लेते हैं। न्यूटन ने कहा था कि जो नियतांक है वो यदि एक हो जाए तो जो बल होगा, जो एफ होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, एम ए के बराबर हो जाएगा। एम ए मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया कि बल बराबर क्या होता है, एम क्या है, द्रव्यमान है, और ए क्या है, त्वरण है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बल का सूत्र मिल गया, बल का फॉर्मूला भी मिल गया कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इस बार मैं थोड़ा सा नीचे देख लूँ कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, सबसे पहली बात, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए अच्छा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें बल का फॉर्मूला मिल गया कि क्या है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो ये पहला तरीका होता है, ये सबसे पहला तरीका है बल के फॉर्मूले को निकालना। तो इससे यह भी याद रखेंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लेता है कि न्यूटन के किस नियम में बल को बताया गया है, बल को बताया गया है। तो भैया किस नियम में, न्यूटन के द्वितीय नियम में बल को या बल को परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे। तो ये पहला नियम से हमने क्या निकाला, हमने बल का सूत्र निकाला। परंतु एक और तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बल को फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो वो भी हम तरीका जान लेते हैं। तो ये आप समझ में आ रहेगा कि इसको सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, और उसके बाद ये मतलब पहला है, समझिएगा, ये पहला, उसके बाद दूसरा, तीसरा लाइन ये है, फिर से चौथा लाइन ये है, और फिर से पांचवा लाइन ये है, ठीक है, और छठा लाइन ये है। ये 6 लाइन में हुआ है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एक एक करके नीचे ऐसे उतारेंगे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको आगे और बताता हूँ दूसरा तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, सेकेंड लॉ, ठीक है। थोड़ी सी सब्र रखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जाना जाता है तो डेप्थ में समझा जाता है। ये नहीं कि बस आप नियम को रट लिए, समझेंगे कि नहीं भाई हम सब जानते हैं, ठीक है, तो ऐसा गलत बात है, ठीक है। आपको मतलब बेसिक टू हाई आपको जानना होगा, ठीक है, तो आपको अच्छा रहेगा। और कोई भी चीज़ पूरा जानेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा नियम क्या है। यदि हम अवकलन के रूप में हम लिखें, अवकलन के रूप में हम लिखते हैं, अवकलन के रूप में हम क्या लिखते हैं इसको, कि जो बल होता है, समझिएगा, जो बल होगा इसको, ये समानुपाती होता है dp बाई dt के, ठीक है। यहाँ पे p क्या है, संवेग है, और यहाँ पे t क्या है, समय है। तो यही कहा जा रहा है कि संवेग परिवर्तन के दर क्या होता है, बल के क्या होता है, मतलब बराबर होता है। मतलब किसी पिंडों के संवेग में परिवर्तन के दर उस पिंड पर लगाए गए बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब ये क्या है, P यहाँ पे संवेग, यहाँ पे T क्या है, समय है, और dd क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसको अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप समझ सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो F समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक के नियतांक आता है, ऐसे हम लिख सकते हैं dp बाई dt, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आगे हम सॉल्व इसको करते हैं, ठीक है, समझिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो गया, K और D है, D। अब P को यहाँ पे P बराबर हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, m भी होता है कि नहीं, द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसको m भी लिख सकते हैं P की जगह पे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, m भी लिख दिए, और यहाँ पे D और T हम लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से F इक्वल टू K है, और यहाँ से हमने m को कॉमन कर लिया, m को हमने इधर निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बचा है, D, और यहाँ पे भी है तो D भी
बाई डी टी बचा, डी वी बाई डी टी बचा कि नहीं। अब यहाँ पे ये क्या है, v क्या है, इतना क्या है, ये वेग है और ये समय है। तो भैया वेग परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ये वेग है, ये समय है, तो हम कह सकते हैं वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो इतने के जगह पर हम ए भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या लिख दिया, एफ इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, के एम ए लिख सकते हैं। और यहाँ से k का मान हमने क्या कर दिया, k इजकल टू 1, यदि k इजकल टू 1 तब यहाँ से हमें क्या मिल गया, f इजकल टू एम ए। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया F इजकल टू एम ए का, मतलब यहाँ से भी हमने क्या मिल गया, हमें बल का फॉर्मूला मिल गया, बल का सूत्र मिल गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे न्यूटन का द्वितीय नियम। तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, इस नियमों के अनुसार किसी पिंडों के संवेग में परिवर्तन के दर उसी पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। और इसी सूत्र से बल, मतलब न्यूटन के द्वितीय नियम से ही हमें बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी बल के बारे में भी जान लेते हैं कि भैया बल क्या होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ जाएंगे अपने तृतीय नियम पे। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, तो इससे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूं बल पे। ठीक है, बल जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। बल को भी बारे में हमने बता दिया है इससे पहले वाले वीडियो में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी बेसिक बातें हैं, जितनी बेसिक डिफिनेशन है, उसे हमने न्यूटन के जब पढ़ाया था, गति का पहला मतलब गति का जो नियम है, इसमें पहला जब हमने वीडियो बनाया था तो उसमें हमने पढ़ा दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो याद रखेंगे जो F इजकल टू क्या होता है, एम ए होता है, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। फॉर्मूला से हमने पता चला। तो यहाँ से हम इसका डिफिनेशन क्या कर सकते हैं, मतलब डिफिनेशन हम कहेंगे यही कि किसी पिंडों के द्रव्यमान या किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसी वस्तु के त्वरण के गुणनफल को, बीच में क्या है, गुणा है, तो गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ये भी हम कह सकते हैं। या दूसरा हमने क्या उसमें बताया था, दूसरा भी परिभाषा क्या बताया था कि बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी पिंडों के या किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो हमने नियम में भी बताया था। ठीक है, तो आप मतलब जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें जितनी भी बेसिक बातें हैं आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे बल का मात्रक होता है सबसे पहले न्यूटन होता है। ठीक है, याद रखेंगे न्यूटन होता है। दूसरा नियम याद रखेंगे, दूसरा इसका मात्रक एक और होता है क्या, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब आते हैं इसके दो मात्रक आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले इसके पॉइंट पे। तो भैया यहाँ पे न्यूटन की बात कही गई, तो एक न्यूटन बराबर मैं कह दूं, एक न्यूटन क्या होता है। भैया मैं पूछ लूं कि एक न्यूटन का परिभाषा बताइए, या एक न्यूटन है क्या, एक न्यूटन का अर्थ क्या होता है। तो इसे हम समझते हैं सबसे पहले गणितीय रूप में, उसके बाद हम डेफिनेशन करेंगे। तो हम जानते हैं कि F इजकल टू क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, जगह भी कम है। तो एक न्यूटन का हम डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले। तो 1 न्यूटन। ठीक है, तो 1 न्यूटन का डेफिनेशन समझते हैं। तो हम जानते हैं F इजकल टू क्या होता है, एम ए होता है। यदि हम m जो द्रव्यमान है, ये क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, तो द्रव्यमान को यदि हम 1 kg ले लें, ठीक है, और जो त्वरण है, ए क्या है, त्वरण है ना, तो त्वरण A इजकल टू हम ले लें 1 मीटर प्रति सेकेंड ले लें। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड ले लें। ठीक है, तो यदि हम क्या लें, एक की जगह पर 1 ले लें और द्रव्यमान की जगह पर 1 ले लें, तो बताइए जब दोनों की जगह पे 1 हो जाएगा तो 1 गुणा कराएंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो जो बल आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन हो जाएगा। तो हम इसी का ना पूछ रहे हैं कि 1 न्यूटन किसे कहते हैं। तो यहाँ से ही हम गणितीय रूप में ही हम इसका डिफिनेशन करते हैं। डिफिनेशन क्या कहेंगे, डिफिनेशन हम यही कहेंगे कि किसी वस्तु, मतलब कहेंगे कि 1 kg के या 1 किलोग्राम के पिंडों में 1 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जितने बल की इस आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। समझ में आ रहा है, सॉरी, जो होता है क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो याद रखेंगे, तो हम क्या कहेंगे, एक बार और मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस में, आप याद रखेंगे। हम इसका डिफिनेशन ऐसे करेंगे, क्या कहेंगे कि 1 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम के पिंड में 1 किलोग्राम के पिंड में
1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? एक बार और सुनिए और समझिए। कोई भी गणितीय रूप में ही हम किसी का या तो फॉर्मूला से हम उस किसी भी मतलब का डेफिनेशन करते हैं या उसको हम फिगर वाइज डेफिनेशन को समझाते हैं। तो यहाँ से हम फॉर्मूले से ही डेफिनेशन क्या कहेंगे कि 1 किलोग्राम, ठीक है, समझिएगा, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले, ठीक है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उस बल को हम 1 न्यूटन कहते हैं। समझ में आया ना? तो आप एक बार मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। क्या कहेंगे? लिखेंगे 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाले पिंड, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उसे हम 1 न्यूटन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा 1 न्यूटन किसे कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये तो बल का थोड़ी सी बेसिक हमने जान लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम, जो कि बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए इंपॉर्टेंट है और उसका दैनिक जीवन में हमें बहुत सारे उपयोग हैं, ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है न्यूटन का तृतीय नियम, ठीक है। इसे हमें अपने दैनिक जीवन में भी मतलब समझना चाहिए कि न्यूटन का तृतीय नियम, ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम। तो भैया न्यूटन के तृतीय नियम में क्या बताया था, तो आप भी जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। न्यूटन ने अपने नियम में बताया था कि प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब जो हम क्रिया करते हैं उसी के जस्ट विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। मतलब यदि हम किसी को हम मतलब इज्जत देंगे तो वो भी हमें इज्जत देगा, ठीक है। जैसा हमने क्रिया किया, हमने इज्जत दिया तो वो भी हमें इज्जत देगा, परंतु जिसको हमने गाली दिया वो भी हमें गाली देगा, ठीक है। तो यही कहा जाता है, न्यूटन ने कहा कि प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो जैसे हम किसी के साथ अच्छाई करेंगे तो हमें भी अच्छाई वो भी करेगा, ठीक है। मतलब हम दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो वो भी हमारे साथ भी अच्छा बिहेव करेगा। तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन के थर्ड लॉ मतलब न्यूटन के तृतीय नियमों के अनुसार प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही हम तीसरा नियम कह देंगे। तो हम यहाँ पे लिख दे रहा हूं न्यूटन के मतलब इस नियमों के अनुसार प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही उन्होंने बताया था कि प्रत्येक क्रिया के प्रति, ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। किन्होंने बताया था, न्यूटन साहब ने बताया था। जैसे उन्होंने कहा था कि अगर किसी को गाली देते हैं तो वो भी क्या करेगा, हमें गाली देगा। ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल क्या बताया, सबसे पहला उन्होंने एग्जाम्पल इनको बताया कि जो हम देखते हैं कि जो बंदूकें चलती हैं, ठीक है, बंदूकें जो चलती हैं तो भैया जब बंदूक हम गोली चलाते हैं तो जब गोली चलाते हैं तो गोली जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही बंदूक थोड़ी सी पीछे की ओर धक्का मारता है, पीछे भी आता है। तो जितने फोर्स से आगे बढ़ाया उतने फोर्स से पीछे भी वो बल लगाता है, इसी कारण बंदूक क्या होता है, पीछे की ओर आता है, ठीक है। तो वो भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। या दूसरा रॉकेट का उड़ना, सबसे इंपॉर्टेंट है जो रॉकेट होता है, रॉकेट का उड़ना, ठीक है। जो रॉकेट का उड़ना है वो भी क्या, न्यूटन के तृतीय नियमों के कारण ही वो क्या हुआ, संभव हो पाया। इसी से हमने जाना, क्योंकि रॉकेट क्या होता है, रॉकेट रॉकेट क्या करता है, जितना बल नीचे लगाता है, जितना बल पृथ्वी पर देता है वो पृथ्वी भी क्या करती है, उसको उतने बल से उसको ऊपर फेंकती है और उसी कारण रॉकेट क्या होता है, उतने बल से ऊपर की ओर जाता है। तो उसके कारण ये समझ सकते हैं आप मतलब एग्जाम्पल से ही कि रॉकेट जो है ये मान लेते हैं ये रॉकेट है,
ठीक है। तो ये पृथ्वी है। तो ये रॉकेट जानते हैं कि बहुत सारे धुआं छोड़ता है, बहुत सारे मतलब एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही अग्नि मतलब ताप होता है और बहुत ही नीचे फोर्स लगाता है। तो ये जितने नीचे फोर्स लगाएगा, जितना बल नीचे लगाता है, ये पृथ्वी भी क्या करती है उतना ही ऊपर फोर्स लगाती है। क्योंकि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो जितने बल से नीचे लगाया उतने ही बल से ये ऊपर भी फेंका। तो इसी कारण रॉकेट क्या होता है ऊपर की ओर उड़ता है। तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बहुत ही अच्छे से आपको न्यूटन के तीनों नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, भले ही वीडियो लंबा हुआ है परंतु मैं चाहता था कि आपको मतलब एकदम क्लियर हो जाए, एक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और भी दैनिक जीवन में जो भी एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं, बुक से उसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और तीसरी बात यदि आप मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और मतलब चैप्टर को सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज मतलब अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो तीनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़िए और अपने सुंदर से नोट्स बनाइए। ठीक है, दूसरी मतलब तीसरी बात बता दी है। अब दूसरी बात आती है, तो दूसरी बात में ये है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कोई डाउट है तो उसे भी आप बताएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि आपने वीडियो को देखा है, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और थोड़ी अच्छी भी लगती है कि आपने वीडियो को देखा है। तो ठीक है, तो इसलिए कमेंट सेक्शन हमें जरूर कीजिएगा, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तीसरी बात, अब आते हैं हम पहली बात पे। तो पहली बात यह है कि यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। वीडियो वहां से भी मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।